हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पब्लिक सर्विस के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये पब्लिक सर्विस क्या होती है? हम सभी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एक पब्लिक सर्विस है। तो चलिए हम जानते हैं कि पब्लिक सर्विस का मतलब क्या होता है। देखिए, पब्लिक सर्विस का मतलब ये होता है कि ऐसी सर्विस जो कि किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी के सारे मेंबर्स को सर्व करने के लिए बनाई गई हो, उसको हम कहते हैं पब्लिक सर्विस। और इसका मतलब होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाए जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जिसमें कि जनता का इंटरेस्ट हो, जनता का फायदा हो, वो पब्लिक सर्विस होती है। जनरली देखिए, जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा, या फिर कई बार आउटसोर्स किया जाता है, कोई प्राइवेट एजेंसी हायर की जाती है। लेकिन वहाँ पे भी जो फाइनेंसिंग दी जाती है वो आपको गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और सिटीजन्स को या तो कुछ नहीं पे करना पड़ता या उनको केवल पार्टली कुछ पे करना पड़ता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड है, या जो रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट हम हटाते हैं, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सर्विस के। अब हम जानते हैं कि जो पब्लिक सर्विस है उसके पीछे फिलॉसफी क्या है। देखिए, जो नॉर्मली सर्विस प्रोवाइड की जाती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, उनका जो मेन गोल होता है वो होता है प्रॉफिट। डिमांड एंड सप्लाई पे वो गवर्न होता है और उनका मेन गोल होता है प्रॉफिट। लेकिन जब पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उसका जो मकसद होता है वो लोगों की मदद करना होता है, ना कि प्रॉफिट बनाना। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी ये है कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर एक सिटीजन को अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी उसकी इनकम हो, या उसकी कोई भी फिजिकल एबिलिटी हो, चाहे जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ हो, या मेंटल उसकी जो स्टेट हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबको मुहैया करानी चाहिए, जैसे आपको खाना है, पीना है, घर है, बिजली है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। तो ये सबको हर सिटीजन को मिलनी चाहिए। तो ये एक फिलॉसफी है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सर्विसेज सबको प्रोवाइड करे। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये पब्लिक सर्वेंट क्या होता है। देखिए, पब्लिक सर्वेंट या सरकारी नौकर वो होता है जिसको कि सरकार एम्प्लॉय करती है या कोई सरकार की एजेंसी एम्प्लॉय करती है। अगर हम आर्टिकल 21 आईपीसी की बात करें तो उसमें पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है, और उसके अंदर जो है, जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, आर्म फोर्सेस के जजेस हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट के होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या एमएलएज हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं, या इवन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव म्यूनिसिपैलिटीज़ के होते हैं, वो सब भी उसके मेंबर आते हैं। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ हो गए, या फिर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, ये सब जो हैं आपका पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पब्लिक सर्वेंट का बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन होता है इन्फोर्समेंट। सरकार जो है पार्लियामेंट में लॉ बनाती है और उस लॉ का इन्फोर्समेंट पब्लिक सर्वेंट करते हैं। अगर कोई जो है उन लॉ को वायलेट करता है, क्राइम करता है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी भी पब्लिक सर्वेंट पे रहती है। टैक्स कलेक्शन पब्लिक सर्वेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसी टैक्स के पैसे से देश चलता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर से जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके बारे में काम करता है। फिर देश की रक्षा करना, उसके बाद में जस्टिस, न्याय देना, फिर लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाना, और उसी तरह इलेक्शन को कंडक्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, और पब्लिक वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। ये सारे जो है फंक्शंस पब्लिक सर्वेंट के फंक्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो मेनली दो कैटेगरी में हो गए, एक पॉलिटिशियंस हो गए और एक जो सिविल सर्वेंट्स हो गए। पॉलिटिशियंस को जनता इलेक्ट करती है, और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो आपका यूपीएससी या ऐसे किसी कॉम्पिटिशन से सेलेक्ट होकर जाते हैं, और वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब इस डायग्राम में आप देखिए जो आपके सामने है, इसमें सबसे ऊपर है पॉलिटिशियन। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कंट्रोल करते हैं सिविल सर्वेंट्स को, और सिविल सर्वेंट जो हैं वो हैं सर्विस प्रोवाइडर। ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये जनता को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं। अब अगर सिटीजन्स जो हैं उनकी सर्विस से खुश नहीं हैं तो वो सिविल सर्वेंट्स का डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी जो पावर है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल बनाने की है, और पॉलिटिशियंस से अगर वो खुश नहीं है तो उनको वोट आउट कर सकते हैं अगले इलेक्शन में। लेकिन वो सिविल सर्वेंट्स का कुछ नहीं कर सकते। उनको कंट्रोल करने की सारी पावर जो है वो केवल पॉलिटिशियंस के पास में होती है। अब अगर हम इस सिस्टम को इफ़िशिएंट बनाना चाहते हैं तो हम ये क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट रूट ले सकते हैं, जिसके तहत जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो पब्लिक सर्वेंट या जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं उनको अकाउंटेबल बना सकते हैं। अलग अलग हम लेजिस्लेशन के माध्यम से, जैसे आरटीआई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इस तरीके के माध्यम से। ये जो रूट होगा ज़्यादा इफ़िशिएंट होगा,
और इससे जो है बेटर पब्लिक सर्विस मिल पाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के 3 स्टेजेस होते हैं। देखिए, जो पहला जो स्टेज है उसमें पॉलिटिशियंस और सर्विस प्रोवाइडर सिविल सर्वेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। वो क्या रिलेशनशिप होती है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनका अक्सर जो है प्रमोशन, अपॉइंटमेंट में भी कुछ कुछ रोल रहता है। तो ये जो बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है ये डिपेंड करता है किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या इंसेंटिव अरेंजमेंट्स हैं जो कि आपका एचआर पॉलिसी के तहत बनाए गए हैं। इसके माध्यम से जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपके सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल करते हैं और उनके बीच में ये रिलेशनशिप डेवलप होता है। दूसरा जो होता है वो होता है इंटरेक्शन ऑफ सिटीजन्स एंड पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर का मतलब हो गया पॉलिटिशियंस। जो सिटीजन्स होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, वो पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करते हैं। और ये जो इंटरेक्शन होता है ये कैसे होता है कि सिटीजन्स को मौका दिया जाता है कि वो जब वोट करें तो अपने हिसाब से जो बेस्ट व्यक्ति हो उसको इलेक्ट करें। टैक्स के माध्यम से होता है, टैक्स पे करते हैं वो, और इस तरीके से उनका जो है वो लीडर्स के साथ में इंटरेक्शन होता है। या पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं वो, या जो बाकी पॉलिटिकल बॉडीज़ होती हैं उसमें सिटीजन्स का जो रोल रहता है। तो इस तरीके से जो सिटीजन्स हैं वो पॉलिसी मेकर या पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल बनाते हैं और इस तरीके से उनका इंटरेक्शन रहता है। कई बार प्रोटेस्ट के माध्यम से भी रहता है ताकि जो है पॉलिटिशियंस उनकी बात सुने और वो फिर सिविल सर्वेंट्स को इन्फ्लुएंस करें ताकि जो है वो उनको अप्रोप्रिएट सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन जैसा कि हमने देखा है बड़ा लॉन्ग रूट है। तो बेस्ट तरीका क्या है? सिटीजन एम्पावरमेंट। सिटीजन एम्पावरमेंट में क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो सर्विस प्रोवाइडर या पब्लिक सर्वेंट्स को अकाउंटेबल कर सकते हैं। कैसे? उनको आपको ऐसे लॉ बनाने पड़ेंगे जैसे आरटीआई है, ताकि वो जो भी इंफॉर्मेशन है उनसे पा सकें। सिटीजन चार्टर्ड है जिसके माध्यम से जो सिविल सर्वेंट्स उनको टाइम बाउंड सर्विस की डिलीवरी करनी पड़े। और एंटी करप्शन एक्ट है, एंटी करप्शन मेजर्स हैं जिसके तहत अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट उनसे ब्राइब डिमांड करता है तो उसके खिलाफ में एक्शन कर सकें। तो अगर हम सिटीजन को एम्पावर कर देंगे तो वो जो है सिविल सर्वेंट्स को डायरेक्टली जो है वो अकाउंटेबल बना सकते हैं और इस तरीके से हमारी जो सर्विस की डिलीवरी है वो इम्प्रूव कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि जो पब्लिक सर्विस है उसको हम कैसे उसकी डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 5 ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई किया है। तो वर्ल्ड बैंक जो है देखिए उसकी एक ग्लोबल रिपोर्ट थी, इम्प्रूविंग पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस थ्रू इनोवेशन एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि जो लो और मिडिल इनकम के जो कंट्रीज़ हैं वो भी अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए आमतौर पे देखा गया कि जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उनकी सर्विस अच्छी रहती है, लेकिन जो पुअर कंट्रीज़ रहते हैं उनकी सर्विस ख़राब रहती है। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हम कुछ स्टेप्स को लें तो हम वहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे सकते हैं। और ऐसे जो चेंजेस हैं उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा IT इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, हम उसको किसी भी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली 5 जो है इंटरकनेक्टेड ड्राइवर्स को बताया जिससे हम पब्लिक सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप ईमानदार होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, उसके अंदर पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तभी जो है सर्विसेज इंप्रूव हो सकती हैं। दूसरा जो स्टेप है वो है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका मतलब कि जो सिविल सर्विसेज है उसके अंदर हम कैपेसिटी को बिल्ड करें, उसमें हम रेगुलर ट्रेनिंग दें ताकि जो सिविल सर्विसेज हैं वो ज़्यादा एबल हों। और जब ज़्यादा एबल होंगे, ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, ज़्यादा स्किलफुल होंगे तो अच्छी सर्विस को प्रोवाइड कर पाएंगे। फिर इंसेंटिव, जो सिविल सर्वेंट्स मेहनत करते हैं उनको फास्टर प्रमोशन दें, उनको ज़्यादा सैलरी दें। ट्रांसपेरेंसी, जो भी सिविल सर्वेंट्स डिसाइड करते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स डिसाइड करते हैं, वो जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक जनता को नहीं पता होगा तब तक जनता उनको अकाउंटेबल नहीं बनाएगी। इसके लिए RTI जैसे एक्ट बनाए गए हैं। और फाइनली टेक्नोलॉजी, जितनी ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें उतनी इफ़िशिएंट सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं, उतना ही हम करप्शन को कम कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट और जनता के बीच में उतना ही कम इंटरेक्शन होगा। तो इस तरीके से अगर ये 5 स्टेप्स को हम फॉलो करें जो वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किए हैं तो किसी भी कंट्री के अंदर जो है पब्लिक सर्विस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने कॉन्सेप्ट जाना कि पब्लिक सर्विस का क्या होता है और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके बारे में हम आपको अगले लेसन में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम किसी भी तरीके की बात करते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सब पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं।
लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है ये समझना आसान नहीं होता। तो आज जो है हम जानेंगे उन प्रिंसिपल्स के बारे में और उन प्रोसीजर्स के बारे में जिसके तहत हम जान सकते हैं कि क्या चीज़ एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट में होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आम जनता जो है उसके भले के बारे में सोचना, उसकी भलाई के बारे में सोचना, और ये किस तरीके से बाकी तरीके के इंटरेस्ट से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति डिसीजन ले रहा है वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहा है, या किसी ग्रुप को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है, किसी फर्म को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है, बल्कि जनता के फ़ायदे के बारे में सोच रहा है। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है ये देश की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जो कम्युनिटी है, जो हमारा समाज है, उसकी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो जैसे डिफेंस है, जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, या पुलिस का जो प्रोटेक्शन है ये भी पब्लिक इंटरेस्ट की ज़रूरत है। एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ या जो सैनिटेशन है, सफाई है, ये सारी चीज़ें बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट के दायरे में आती हैं। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि आम जनता का भला होता है। तो अब हम बात करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट ज़रूरी क्यों है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हमें क्यों करनी चाहिए। देखिए, जब हम किसी भी शासक के लेजिटिमेसी की बात करते हैं कि उसको क्या राइट है कि वो जनता पे शासन करे, तो वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाती है। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी रूलर है, जो भी राज कर रहा है एक देश पे, समाज पे, उसका राज जो है वो सही है कि नहीं है, लेजिटिमेट है कि नहीं है। क्योंकि जो भी राजा होता है उसका राज्य जो है तभी तक लेजिटिमेट होता है या उसको स्वीकार किया जा सकता है जब तक वो जनता की सेवा करता है या जिससे आम जनता का भला होता है। अगर वो आम जनता का भला नहीं कर रहा है तो उस राज्य को हम सही नहीं मान सकते। और इसीलिए जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो वही गवर्नमेंट होती है जो कि अपने शासन के माध्यम से जनता का भला करे, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे। और जब भी इस तरीके की सरकारें होती हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है या सारा का सारा एक ही आदमी के कंट्रोल में रहता है, तो ये जो शासन होता है ये अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो जनता का इंटरेस्ट होता है कि जनता के लिए क्या भला है, वो कुछ गिने चुने लोग जो हैं डिसाइड करते हैं। और वो जो डिसाइड करते हैं वो कई बार आम जनता के इंटरेस्ट में नहीं होता। आम जनता कुछ और चाहती है लेकिन वो कुछ और समझते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में पहले सोचते हैं। और इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि जो राजा का जो सोच है या जो रूलर की जो सोच है और जो एक जनता की सोच है उसमें बड़ा फ़र्क हो जाता है। और इस तरीके से वो जो गवर्नमेंट होती है उसको हम अच्छी गवर्नमेंट नहीं मानते हैं। अब देखिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो डेमोक्रेसीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आजकल आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो देश हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी है या प्रजातंत्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रजातंत्र जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो जनता को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जनता जो है उनको इलेक्ट करती है और जनता उनको वापस भी ला सकती है। और इसीलिए क्या होता है कि ये जो है उनकी मजबूरी भी होती है और ये उनकी ज़रूरत भी होती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। अदरवाइज़ पब्लिक उनसे नाराज़ हो जाएगी और वो हार जाएंगे, और फिर दूसरा आदमी जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा उसको जनता मौका देगी। अब देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि जो भी डिसीजन हो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही हो। तो ये जो मेजॉरिटी ओपिनियन होता है वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि मान लिया कई बार आपने देखा होगा कि लोग वॉर करना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान से हम वॉर करना चाहते हैं कि हम उसको हरा दें, लड़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत एक कॉन्सेंसस जैसा होता है। बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे जातिवाद है, रिजर्वेशन है। इस तरीके के लिए हो सकता है कि लोग मेजॉरिटी लोग सपोर्ट करें, लेकिन सिर्फ कोई चीज़ मेजॉरिटी में है इस वजह से वो पब्लिक ओपिनियन है या पब्लिक इंटरेस्ट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आम भावना है उसके खिलाफ में जाना। अब जैसे अगर आम लोगों से पूछा जाए तो सब लोग कहेंगे कि टैक्सेस को कम से कम होना चाहिए, लेकिन अगर टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी। तो यहाँ पे हमको आम जो भावना है उससे अगेंस्ट में जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट को हम इस तरीके से भी नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो
सीनियर मिनिस्टर्स हैं या जो बहुत एलीट ग्रुप है, जो बड़ा पढ़ा लिखा तबका है, वो डिसाइड करे कि जनता के हित में क्या है, क्योंकि वो अक्सर जो डिसीजन लेंगे वो उन्हीं लोगों के ग्रुप के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसीलिए कुछ प्रिंसिपल्स को या प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट में है या जनता के हित में है। तो चलिए हम बात करते हैं उन प्रिंसिपल्स की जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को डिसाइड करती हैं। देखिए, ये 5 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए हम इन 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन की, मतलब कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए। कोई भी हम काम करें, कोई भी जो गवर्नमेंट काम करती है, उसमें जनता को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जनता को भागीदार होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जनता ही सुप्रीम होती है, जनता ही राजा होती है, और इसीलिए अगर हम जनता से पूछे बिना कोई काम करेंगे तो वो उचित नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, वो जनता के ऊपर रखी जाती है, सिटीजन्स के ऊपर रखी जाती है, और इसीलिए जो रूलर है उसको अधिकार तभी मिलता है जब वो जनता की भावना से काम करे। और जो डिफरेंस है जनता में और जो शासक में है वो कम से कम होना चाहिए या उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। इसीलिए जब हम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लें गवर्नमेंट के अंदर तो उसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए, जनता का व्यू शामिल होना चाहिए। अगर जनता उसे उचित नहीं समझती है, उसको प्रोटेस्ट करती है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम कोई भी पॉलिसी को डिसाइड करें। तो जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसको एकदम से ना पास कर दें, बल्कि उसको हम पब्लिक डोमेन में रखें ताकि जनता अपने विचारों को व्यक्त कर सके, और उसके बाद में ही हम कोई पॉलिसी बनाएं। तो इस तरीके से वो एक पार्टिसिपेटिव पॉलिसी होगी और पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट होगी। दूसरा प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी का मतलब ये होता है कि जो भी धन है या जो भी हमारे देश के रिसोर्सेज हैं वो जनता के रिसोर्सेज हैं, और इसीलिए उनको जब हम खर्चा करें तो उसको हमें जनता की बेहतरी के लिए खर्चा करना चाहिए। तो इस तरीके से जो सरकार के जो रिसोर्सेज होते हैं, सरकार के पास जो संपदा होती है, उसको इस तरीके से बांटने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो ये होती है प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी का मतलब देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी कम्युनिटी की बात करते हैं, किसी ग्रुप की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि उसका भला हो, कोई गांव में एक पॉलिसी करनी है, किसी शहर में एक पॉलिसी करनी है, तो वो पॉलिसी वहाँ के लोगों के विचारों को ध्यान में रख के करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार में सेक्रेटरीट में या मिनिस्ट्री में बैठ करके काम करें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी पॉलिसी के डिसीजंस लिए जाएं वो नेशनल लेवल पे लिए जाएं या स्टेट लेवल पे लिए जाएं, जबकि उसका पर्पज़ है कि जो लोकल कम्युनिटी है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी का मतलब यह है कि जहाँ तक संभव हो, जिन कम्युनिटीज़ के लिए डिसीजन लिया जा रहा है उन कम्युनिटीज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए और टॉप लेवल पर डिसीजन लेने से हम बचें। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी। चौथा होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। दोस्तों, स्वतंत्रता जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तुलसीदास ने कहा था, पराधीन सुख सपने नहीं। जो आदमी दूसरे के अधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग खुश रहें तो उनको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक होना चाहिए। तो कोई भी कानून हम ऐसा ना बनाएं जो कि उसके खिलाफ हो। जो हमारे कानून हो इस तरीके के हों जो लोग हैं हमारे देश के रहने वाले, उनकी जन भावनाओं को और वो जो काम करते हैं उसके हिसाब से, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो आदतें हैं, उनको ध्यान में रख के बनाए जाएं, और उसके ऊपर जो है कोई बाहर से विचार न थोपे जाएं। देखिए, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि केवल जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वही नहीं जानते हैं कि ज़िंदगी का क्या मतलब है, ज़िंदगी हमें कैसे जीनी चाहिए, बल्कि हम सबको इस बात की जानकारी रहती है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। और इसीलिए जो है सरकार को चाहिए कि वो हर सिटीज़न को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार दे। उसको ये ना बताए कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किसकी पूजा करनी है, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो। अब हम 5वें प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी।
देखिए, जैसे कोर्ट के बारे में कहा जाता है, न्याय के बारे में कहा जाता है कि न्याय जो है वो केवल होना ज़रूरी नहीं है बल्कि दिखना भी चाहिए। वैसे ही सरकार जो भी डिसीज़न ले वो जनता को दिखने भी चाहिए कि वो डिसीज़न सही हैं। और इसीलिए जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है और जो कम्युनिकेशन है इंफॉर्मेशन का, वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, जो भी डिसीजन सिविल सर्वेंट्स लें अपना कार्य करते हुए वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और लोगों को उपलब्ध होने चाहिए, ताकि अगर आपको कोई डिसीजन के बारे में पता करना है कि क्यों लिया गया है तो आप जाएं, चाहे आरटीआई के माध्यम से जाएं, चाहे ऑनलाइन आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन क्यों लिया गया है और उसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। और सिविल सर्वेंट्स को चाहिए कि जो भी डिसीजन ले उसके पीछे कारण क्या है उसको भी बताएं, ताकि लोगों को पता रहे कि अगर हमारा कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है, या एक्सेप्ट हुआ है तो क्यों एक्सेप्ट हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे पब्लिक इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब हम बात करते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या प्रोसीजर्स उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा कार्य करने का तरीका होता है डेमोक्रेसी में, उसमें जो नेता लोग होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं पार्लियामेंट के माध्यम से या स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से, और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मेदारी होती है वो डिपार्टमेंट्स पे होती है जिसके हेड सिविल सर्वेंट्स होते हैं। लेकिन पॉलिसी बनाने में भी सिविल सर्वेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है और वो इसके लिए मिनिस्ट्रीज़ में, सेक्रेटरीज में पोस्ट रहते हैं और उनके एडवाइस पे ही पॉलिसीज़ बनती हैं। इसलिए उनको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो। जब भी वो कोई रूल बनाए, लॉ बनाए, प्रोसीजर बनाए, वो सारे ऐसे चीज़ें हों जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो। और अगर मान लिया जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो उनको हिम्मत करके और ईमानदारी के साथ में गवर्नमेंट को बताना चाहिए, पॉलिटिशियंस को बताना चाहिए कि वो पॉलिसीज़ क्यों जनता के इंटरेस्ट में नहीं है, और उनको कन्विंस करना चाहिए कि वो पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करें और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो कि जनता के हित में हो। इसी तरीके से जितने ही पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरीके से पालन करना चाहिए, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हों, चाहे वो आपके पॉलिटिकल मिनिस्टर्स हों। जो भी कानून हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं देश के, उसको पूरी तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद रूल्स को ब्रेक करेंगे तो बाकी लोग कैसे रूल्स को फॉलो करेंगे। उसी तरीके से लॉ के अंदर जो भी प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए, जैसे कई बार फॉल्स इनकाउंटर लोग कर लेते हैं, या कई बार हम बहुत सारे प्रोसीजर्स को बाईपास कर देते हैं सिविल सर्विसेज में। वो नहीं करना चाहिए, सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करने चाहिए, क्योंकि वो हमने ही बनाए हैं और हमें उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स पे है या चाइल्ड लेबर पे है, उसको भी हमको पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं और उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को हम कैसे डिफ़ाइन करें, कैसे उसको समझें, और कैसे ये जानें कि कौन सा चीज़ पब्लिक के इंटरेस्ट में है, जनता के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी समाज के लिए अच्छी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, गुड गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास में बड़ी पावर्स रहती हैं। वो आम जनता को अपने हिसाब से हाँक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनको ये राइट किसने दिया? तो आज हम जानेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी क्या फिलॉसफिकल बेसिस होती है, क्या उनको मॉरल अथॉरिटी है कि वो अपने ही भाई बहन पे वो रूल कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नेंस क्या होती है। गवर्नेंस वो एक प्रोसेस है जिससे डिसीजन मेकिंग की जाती है और जिससे डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो देखिए, इसके दो पार्ट हो गए, एक डिसीजन करना, दूसरा डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। डिसीजन करने का जो काम होता है अक्सर वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो करते हैं थ्रू पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, और उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है वो सिविल सर्वेंट्स करते हैं। तो ये दोनों मिल करके गवर्नेंस करते हैं।
वैसे तो जो गवर्नेंस है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है और उसको हम अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इंटरनेशनल गवर्नेंस है, नेशनल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस है। लेकिन जब हम पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं तो गवर्नेंस का मतलब होता है वो नॉर्म्स, वैल्यूज़ या रूल्स ऑफ द गेम जिससे जो है पब्लिक अफेयर जो है वो मैनेज किए जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक सर्विसेज की तो उसका मतलब होता है कौन से ऐसे नॉर्म्स हैं जिससे पब्लिक अफेयर हमें मैनेज करना है, कौन से रूल्स हैं, कौन सी एथिकल वैल्यूज़ हैं, उन सब को जो हम हैं उनको हम कहते हैं गवर्नेंस। और जो मशीनरी डिज़ाइन की जाती है जिससे गवर्नेंस की जाती है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट या सरकार। अब देखिए ये जो गवर्नेंस है ये जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन बनी है तब से ये एग्जिस्ट करता है। जो पहले होता था क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे वो गवर्नमेंट को चलाते थे, उनकी गवर्नेंस होती थी और ऐसा माना जाता था कि उनको ईश्वरीय शक्ति है, उनको डिवाइन पावर है रूल करने की, उनको भगवान ने बनाया ही दिया है कि वो लोगों पे राज्य करें। जो राजा होते थे ज़्यादातर वो भगवान के वंशज माने जाते थे या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव इस धरती पे माने जाते थे। जैसे अगर हम बात करें तो युधिष्ठिर हैं, कर्ण हैं, अर्जुन हैं, ये सब किसी न किसी भगवान के पुत्र माने जाते थे। वेस्टर्न कंट्रीज में जो अलेक्जेंडर हैं वो भी भगवान के पुत्र माने जाते थे और इस तरीके से माना जाता था कि उनको अधिकार है इस धरती पे रूल करने का और इसीलिए जो उनके वंशज होते थे, लड़का या लड़की, उन्हीं को अधिकार होता था राज्य को चलाने का और एक आम आदमी जो है वो राजा नहीं बन सकता था। जो एक आम आदमी था उसकी जिम्मेदारी थी कि जो भी राजा का ऑर्डर हो उसको वो फॉलो करें और अगर उसको वो फॉलो नहीं करते हैं, वो डिसोबे करते हैं, तो वो भगवान को जो है एक तरीके से डिसोबे करेंगे। लेकिन ये तो देखिए पुराना कॉन्सेप्ट है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का, उसके अंदर जो एक आम आदमी है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ईश्वरीय अधिकार है लोगों को रूल करने का। तो इस वजह से जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी या उसको जो गवर्न करने का जो अधिकार है और जो उसके ऑब्लिगेशंस हैं वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हैं, जिसमें कि जनता और जो आपकी गवर्नमेंट है दोनों शामिल हैं। मतलब जो गवर्न है और जो गवर्नमेंट है वो एक ही जगह से आते हैं और दोनों एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हैं और एक काम को करते हैं जिससे कि दोनों जो हैं उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। मॉडर्न समय में जो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है डेमोक्रेसी या फिर कम्युनिज्म। चाइना जैसे कम्युनिज्म है और बाकी जो देश हैं दुनिया के वो ज़्यादातर डेमोक्रेसी हैं। अब हम बात करते हैं फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस की मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। देखिए जो फिलोसफिकल बेसिस है गवर्नेंस का वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का देखिए क्या मतलब है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो एक आम जनता है वो अपने कुछ अधिकार जो है वो गवर्नमेंट को सरेंडर कर देती है जिससे कि कॉमन बेनिफिट के काम किए जा सकें, आम लोगों के भले के काम किए जा सकें और उसके एवज में जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि बाकी जो राइट्स हैं उसको वो प्रोटेक्ट करे और हर एक सिटीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दे, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी प्रदान करे और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से उसका डेवलपमेंट किया जा सके। और ये जो दो थ्योरीज यहाँ पे आती हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और स्टेट ऑफ नेचर थ्योरी, जिसको कि थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ने दिया था। स्टेट ऑफ नेचर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में हम कुछ डिस्कशन थॉमस हॉब्स के चैप्टर में कर चुके हैं और कुछ और डिस्कशन हम जब जॉन लॉक का चैप्टर अभी आगे डिस्कस करेंगे, उनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, तो उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं लिबर्टेरियनिज्म की। देखिए जहाँ पे पहले जो आम व्यक्ति होता था उसका ये दायित्व था कि राजा के आदेश को माने, उसके पास में कोई अधिकार नहीं था कि उसको ना करे। लेकिन आज के समय में ये कॉन्सेप्ट बदल गया है। आज के समय में हर एक व्यक्ति जो है उसको फुल लिबर्टी चाहिए कि मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कई बार लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं। जो लिबर्टेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये लैटिन वर्ड लिबर्टा से आता है जिसका मतलब होता है फ्रीडम या आज़ादी। जो लिबर्टेरियन होते हैं वो ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को मैक्सिमम पॉलिटिकल फ्रीडम और ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए और इसके अंदर जो फोकस रहता है इंडिविजुअलिज्म पे रहता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस पे रहता है और वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब हम जो करना चाहें वो करें, हमको ज़बरदस्ती किसी काम में ना लगाया जाए। जो लिबर्टेरियन फिलोसफर हैं रॉबर्ट नोजिक, उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहता है वो चूज़ कर सके, जहाँ तक वो दूसरे के राइट्स पे इंटरफियर ना करे, दूसरे के राइट्स को भी रिस्पेक्ट करे
लेकिन उसको रिस्पेक्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे वैसे वो जी सकता है। ये जो है बेसिक फिलॉसफी है लिबर्टेरियनिज्म की। लिबर्टेरियनिज्म जो है वो बहुत ही स्केप्टिकल रहते हैं, बहुत ही डाउटफुल रहते हैं। वो इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि जो स्टेट हो बहुत पावरफुल हो, उसको बहुत अथॉरिटी हो, और वो उसके लिए कम से कम लॉ बनाए, ऐसा चाहते हैं। जितने ज़्यादा लॉ बनेंगे उतनी हमारी फ्रीडम कम होगी, इसीलिए वो चाहते हैं कि स्टेट बहुत पावरफुल ना हो। वो ये मानते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है वो बेसिक यूनिट होती है सोसाइटी की, और जब तक हम इंडिविजुअल को लिबर्टी नहीं देंगे, फ्रीडम नहीं देंगे, तब तक वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो लिबर्टेरियन होते हैं वो ये मानते हैं कि अपनी ज़िंदगी पे हमारा अधिकार है पूरी तरीके का, और इसको हम कई बार सेल्फ ओनरशिप भी कहते हैं। ये जो आइडिया है ये नोजिक और जॉन लॉक ने डेवलप किया था, और उनके हिसाब से हर एक व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी का सोवरेन है, अपनी ज़िंदगी का मालिक है, और उस चीज़ का मालिक है जो उसके पोजेशंस हैं, जो उसने अपनी मेहनत से चीज़ें जो हैं हासिल की हैं, उसके लिए उसको पूरा अधिकार है कि जैसे चाहे वो खर्चा करे, जैसे चाहे वो उसका इस्तेमाल करे। और इस तरीके की जो राइट्स हैं उसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ है, हम अपने बारे में या हमारे जो पोजेशंस हैं, प्रॉपर्टी है, घर है, पैसा है, उसको हम प्रोटेक्ट करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, ये हमारी चॉइस है। आप नहीं बताएंगे कि हम अपने पैसे को कहाँ खर्चा करें, और कोई भी व्यक्ति जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक उसमें मेरी रजामंदी ना हो। और मेरा अधिकार है कि मैं अगर चाहूँ तो उसको किसी को और को दे दूँ, चाहे बेच दूँ, चाहे रेंट पे दे दूँ, चाहे गिफ्ट कर दूँ, चाहे उसको लोन पे दे दूँ। ये मेरा अधिकार है क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है, और मैं खुद भी चाहूँ तो अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से जीना चाहूँ जी सकता हूँ। इसके अंदर ये भी राइट शामिल है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरी चीज़ को ज़बरदस्ती इस्तेमाल करता है, बिना मेरी मर्जी के इस्तेमाल करता है, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसका ये भी मतलब है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो हमारे राइट्स हैं उनको इन्फोर्स किए जाएं, और कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारे राइट्स का वायलेशन ना करे, हमारे जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन ना करें। और सम इन सब्सटेंस इसका ये है कि बिना किसी की मर्जी के हम उससे कोई भी काम नहीं करा सकते। हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें हमारी मर्जी जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ ओनरशिप का। तो दोस्तों ये हर सिटीजन को दिया गया है आज के मॉडर्न सोसाइटी में। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि जो गवर्नेंस है उसका फिलॉसफिकल बेसिस क्या है। आगे के लेसन में हम जानेंगे जो कि इसी से कनेक्टेड है, जिसमें जो जॉन लॉक हैं उन्होंने बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और वो जो है किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आज के गवर्नमेंट सिस्टम में। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, जिसको कि जॉन लॉक ने दिया था। हम जॉन लॉक की फ़िलॉसफी को पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी है पिछले चैप्टर में, जब हमने फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट और गवर्नेंस के बारे में बात किया था। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए, जब इंसान की शुरुआत हुई, जब ह्यूमन बीइंग क्रिएट हुए, ह्यूमन बीइंग इस धरती पे बढ़ने लगे, तो वो स्टेट ऑफ नेचर में थे। जिस तरीके से बाकी जानवर रहते हैं वैसे ही थे, और वो एक एपॉलिटिकल सोसाइटी थी। उसमें कोई पावर नहीं थी किसी के पास में, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, और हर आदमी जो है उसके पास में सारे राइट सुरक्षित थे, नेचुरल राइट सुरक्षित थे। जब हम नेचुरल राइट्स की बात करते हैं तो नेचुरल राइट्स में आते हैं जैसे राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सारी के सारे जो राइट्स हैं वो ईश्वर ने आपको सबको दिए हुए हैं। हर आदमी को जीने का अधिकार है, हर आदमी को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है, हर आदमी को अपनी प्रॉपर्टी जो उसने अपनी मेहनत से कमाई है उसको रखने का अधिकार है। ये जो जॉन लॉक का जो आइडिया था, इसको जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस हुई तो उसके डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ये डाला गया, लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये चीज़ें जो है हमारा गोल होना चाहिए, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। तो अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर का। देखिए क्या मतलब है स्टेट ऑफ नेचर का। मतलब कि हर एक व्यक्ति के पास में पूरी स्वतंत्रता हो कि जैसे हम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, जो करना चाहें वो करें। लेकिन अगर हर आदमी अपने मन की करेगा तो ऐसी जो सोसाइटी है बड़ी अनस्टेबल सोसाइटी होगी, क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी आदमी को लूट सकता है, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है, उसका नुकसान कर सकता है। और इस तरीके से ऐसी जो सोसाइटी है उसमें कोई भी आदमी पीसफुली नहीं रह सकता है, और जो भी उसकी ज़िंदगी का मकसद है उसको हासिल नहीं कर सकता है। और इसीलिए जो स्टेट ऑफ नेचर था बड़ा अनस्टेबल था, और लोगों ने ये डिसाइड किया
कि वो गवर्नमेंट बनाएंगे ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाई जा सके, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ अपने राइट्स जो हैं वो सरेंडर कर दिए और उस सेंट्रल अथॉरिटी को दिए जो गवर्न करेगी, और बाकी जो राइट्स हैं उन्होंने अपने पास रखे। तो इस तरीके से जो एक गवर्नमेंट होती है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी की, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनती है जिसमें इंडिविजुअल्स अपने कुछ राइट को सरेंडर करते हैं और उसके बदले में जो गवर्नमेंट होती है उनको फिजिकल प्रोटेक्शन देती है, फिजिकल हार्म से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करती है ताकि वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर सकें और एक स्टेबल इन्वायरमेंट में रह सकें, सुरक्षित तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता सकें। और इसीलिए जो भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो जनता की जो ज़रूरतें हैं, जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो और जनता की जो ज़रूरतें हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनको वो पूरा करें। अब हम बात करते हैं सिटीजन्स की राइट के बारे में कि सिटीजन्स के देखिए क्या राइट्स हैं गवर्नमेंट को जो कि प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। देखिए ये सोचना गलत है कि जो सिटीजन्स हैं उन्होंने सारे राइट्स जो है अपने सरेंडर कर दिए। सिटीजन्स ने केवल अपने कुछ जो राइट्स हैं, ओरिजिनल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं, उसको सरेंडर किया है। कोई भी सरकार जो है वो सिटीजन्स के सारे जो जिंदगी के फैसले हैं वो नहीं कर सकती, सारे राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकती है। तो भले ही आज की सोसाइटी में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर सिटीजन जो है उसके पास में राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी रहता है। हर आदमी को जीने का अधिकार है, फ्रीडम चाहिए, और हर आदमी अपनी प्रॉपर्टी का उसको अधिकार है। और कोई भी सरकार जो कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में असक्षम होती है या वो सिटीजन्स के बाकी राइट को छीनना चाहती है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी अथॉरिटी को बाहर जा रही है और अपने काम को जो उसको असाइन किया गया है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने का, उसको वो पूरा नहीं कर पा रही है। और ऐसी सिचुएशन में जॉन लॉक के हिसाब से ये नागरिकों का अधिकार है कि वो रिवोल्ट करें और उस सरकार को हटा दें, रिप्लेस कर दें ऐसी सरकार के द्वारा जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और उनकी ज़िंदगी में पीस आ सके, शांति आ सके और एक ऑर्डर्ड सोसाइटी में वो रह सकें। चलिए हम बात करते हैं कि अगर कोई भी सिविलाइज सोसाइटी होती है जिसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट और सिटीजन के क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में, जो कि उनको सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी है। हर सिटीजन्स को उनको फंडामेंटल ऑफ राइट ऑफ लाइफ, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट टू लाइवलीहुड देने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, बराबरी का उनको सम्मान मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और उनको कोई ना कोई ऐसा जरिया होना चाहिए जिससे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन भी देने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जो भी आदमी लॉ को ब्रेक करे उसको पनिश किया जाए ताकि सोसाइटी में ऑर्डर रहे, सोसाइटी एक सुरक्षित तरीके से चले। इसके अलावा सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि हर एक सिटीजन को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, हाउसिंग है, ये सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करें। लेकिन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आम जनता की भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं। आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो जो भी रूल्स हैं, लॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं उसको वो फॉलो करे, कोई भी क्राइम न करे, करप्शन न करे, किसी दूसरे मेंबर को हार्म न करे, और उसी तरीके से जो सोसाइटी के कल्चर और ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करे और एक दूसरे की मदद करे ताकि एक दूसरे का हम भला करके सोसाइटी को जो है आगे ले जाएं, सोसाइटी की ग्रोथ हो। तो इस तरीके से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सरकार की भी जिम्मेदारियां हैं और जनता की भी जिम्मेदारियां हैं, और दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में जाना जो कि जॉन लॉक ने दिया था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम जानेंगे प्रोबिटी इन गवर्नेंस के बारे में। शासन के अंदर सत्य निष्ठा कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में जानेंगे। ये एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे बहुत सारे सवाल जो हैं आते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये शासन क्या होता है या गवर्नेंस जो है वो क्या होती है। देखिए जो गवर्नेंस होती है या जो शासन होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होती है डिसीजन मेकिंग और दूसरी होती है डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन। तो किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, कौन से प्रोसेस को फॉलो करके डिसीजन लिए जाते हैं
और कौन से प्रोसेस को फॉलो करके उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको हम गवर्नेंस या शासन कह सकते हैं। ये जो शासन है या गवर्नेंस है, इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब हम कॉरपोरेट के बारे में बात करते हैं तो कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल गवर्नेंस होती है, देश के बारे में बात करें तो नेशनल गवर्नेंस होती है, और अगर लोकल एरिया की बात में करें तो फिर वो लोकल गवर्नेंस या म्यूनिसिपल गवर्नेंस होती है। तो गवर्नेंस एक ब्रॉड टर्म है और हर जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नेंस का देखिए एक मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं और कुछ रूल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो पब्लिक अफेयर होता है या जनता से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसको मैनेज किया जाता है। और जो मशीनरी इस गवर्नेंस को प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं या सरकार कहते हैं। तो शासन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मशीनरी होती है उसको हम सरकार कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो गवर्नेंस है उसके अंदर प्रोबिटी का क्या इम्पोर्टेंस है और ये प्रोबिटी इन गवर्नेंस होती क्या है, या शासन के अंदर सत्यनिष्ठा क्या होती है। देखिए, प्रोबिटी जो होती है उसको हम हिंदी में सत्यनिष्ठा भी कहते हैं। तो सत्यनिष्ठा जो है उसका मतलब ये होता है कि हम जब कोई भी काम करें तो उसको सच्चाई से करें और निष्ठा से करें। इसका मतलब कि ईमानदारी से किया जाए और सारे मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए किया जाए। तो इस तरीके से प्रोबिटी का मतलब होता है कि कोई भी काम हम करें तो मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए करें और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से करें। जब हम आम जनजीवन की बात करते हैं, पब्लिक लाइफ की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन करें या ईमानदारी मेंटेन करें अपने पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको वो फॉलो करें। ये जो सत्यनिष्ठा है इसके अंदर जो भी अच्छी वैल्यूज़ हैं जो हम सोसाइटी में सीखते हैं या जो सोसाइटी मानती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर सत्यनिष्ठा को फॉलो करता है वही जो है एथिकल माना जाता है और उसका बिहेवियर भी एथिकल हम मानते हैं। तो एथिकल बिहेवियर और सत्यनिष्ठा में कोई फ़र्क नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर सत्यनिष्ठा से काम करता है उसका बिहेवियर एथिकल बिहेवियर माना जाता है। और ये जो सत्यनिष्ठा है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो सरकार हो, जो हमारा शासन हो, वो इफ़िशिएंट हो, मतलब कि जल्दी से काम करे, और इफ़ेक्टिव हो कि जो भी काम करे उसको बहुत ही मजबूती के साथ और अपने मकसद को अचीव करे, और जो हमारे देश का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो, तो उसके लिए सत्यनिष्ठा बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर सत्यनिष्ठा नहीं रहेगी तो कोई भी हम स्कीम बना लें वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होगी और देश का विकास नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोबिटी के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं। पहला कंपोनेंट है इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब हम ईमानदार रहें, कोई करप्शन ना करें। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, काम को भली भांति पूरा करें। और थर्ड होता है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, कि जो भी हम काम करें वो अपना दिमाग लगा के करें, अपने बेस्ट जजमेंट से करें और किसी भी प्रेशर में या टेम्पटेशन में आकर के वो काम ना करें। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट होता है कि जो लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस हों वो इफ़ेक्टिव हों, स्ट्रॉन्ग हों, ताकि उसका लोगों को डर हो और वो हमारे गोल को अचीव कर सकें। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जो भी रूल्स, लॉज हम बनाते हैं उनको फेयर तरीके से, ईमानदारी से, बराबरी से हम उसको इम्प्लीमेंट करें। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है रोबस्ट इंस्टीट्यूशन का। जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं करप्शन को कम करने के लिए, सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए, वो स्ट्रांग होने चाहिए। वो ऐसे हों कि उस पर बाहर से कोई दबाव ना आ सके और वो अपने काम को ईमानदारी से करें। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी हम भारतीय या जो वेस्टर्न फिलोसफर्स और थिंकर्स की बातें हमने सीखी हैं उनको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और वो हमारे बिहेवियर को गाइड करें। तो ये जो हैं 5 कंपोनेंट्स जो हैं ये हम
प्रोबेबिलिटी के अंदर हैं जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं या कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसके देखिए मुख्य तौर से हम 6 स्टेप्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एंटी करप्शन मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करना और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। तीसरा, जो सर्विस डिलीवरी हो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना। उसी तरीके से जो गवर्नेंस हो या जो गवर्नमेंट हो वो एथिकल हो। उसके बाद में वर्क कल्चर अच्छा हो और जो भी फंड्स हैं सरकारी उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो। अब देखिए, जो एंटी करप्शन मेजर्स होते हैं उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लीगल मेजर्स, जिसका मतलब यह है कि अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए जाएं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ऐसे एक्ट बनाए जाएं, ऐसे लॉज बनाए जाएं जिसका बहुत डिटरेंट इफेक्ट हो। और उसके बाद में सेकंड है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, जिसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके बाद में सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, उसके बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर आपका लोकपाल, ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें। जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी है उसको प्रमोट करने के लिए RTI बनाया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सर्विस का इंश्योर करने के लिए सिटीजन चार्टर्ड है जिसको हम फॉलो करें, और गवर्नेंस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में इस्तेमाल करें क्योंकि उससे भी जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं। एथिकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स हैं और कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनका मजबूती से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो इस तरीके से ये जो हमारे स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स अगर हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम सत्यनिष्ठा को बढ़ा सकते हैं शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर। इसके बारे में हम आगे जो लेसन है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे और हर टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।